आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये है ऑटो इम्यून डिसीजेस के बारे में, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ SGPGI लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर रुद्रार्पण चैटर्जी साहब हैं, जो क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रिमेटोलॉजी विभाग से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये ऑटो इम्यून डिजीजेस आजकल बड़ी चर्चा होती है, तो ये है क्या? ऑटो इम्यून बीमारी एक प्रकार से अपना खुद का जो इम्यून शक्ति है, आपका इम्यून शक्ति शरीर के अंदर इसलिए है कि जो आपके इन्फेक्शन से बचाती है, आपको कोई भी बीमारी से कवर करने में हेल्प करती है, वो एक तरह से खुद के ही खिलाफ काम करने लगता है। सबसे कॉमन जो उसके लक्षण होते हैं वो जोड़ों के होते हैं। जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं। बट ये आर्थराइटिस में सीमित नहीं रहता है, बिकॉज आपका शरीर का प्रतिरोधक शक्ति सारे अंगों में है। तो ये आपके ब्लड में, आपके गुर्दे में, लिवर में, कहीं पे भी जाके असर कर सकता है, इवन दिमाग पे भी असर कर सकता है। तो यही अपना प्रतिरोधक जब खुद के खिलाफ काम करने लगता है, उसको ऑटोइम्यून बीमारियां बोलते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, मुख्य कौन सी बीमारियां हैं? कहते हैं ग्रेव्स डिजीज जो है वो भी शायद ऑटोइम्यून। देखिए, जैसे मैंने बताया, कोई भी अंग में ऐसे असर पड़ सकता है। आर्थराइटिस के भी कई सारे प्रकार होते हैं। अच्छा। तो संधिवात जिसको बोलते हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम का एक आर्थराइटिस होता है, जो मर्दों को होता है, कम उम्र में होता है, 20-30 साल की उम्र में, जो मेनली स्पाइन को, अपने रीढ़ की हड्डी को अफेक्ट करता है। उसके अलावा बच्चों को, ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि गठिया रोग उम्र के साथ आता है, लेकिन ये शुरू के 1 साल के अंदर भी आ सकता है। तो बच्चों को जब ऐसे आर्थराइटिस का प्रभाव होता है, उसको जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस कहते हैं। ये 3 है जो मेनली जोड़ों में सीमित रहता है। इसके अलावा कई सारी बीमारियां हैं जो बाकी अंगों में असर करता है, जिसमें से सबसे कॉमन है लूपस या सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस जिसको बोलते हैं। ये कॉमनली औरतों को ज्यादा होता है और उसी एज ग्रुप में 20 से 40 के बीच में होता है ज्यादा। वैस्कुलाइटिस मतलब आपके जो नस है जो खून लेके जा रहे हैं शरीर में सब जगह पे, उनके इन्फ्लेमेशन जो होते हैं, उनको वैस्कुलाइटिस, सूजन आ जाती है उसमें, उसको वैस्कुलाइटिस बोलते हैं। वो भी काफी कॉमन है। और डर्मेटोमायोसाइटिस इस बीमारी को बोलते हैं जिसमें आपकी मांसपेशियों में प्रभाव पड़ता है। तो मांसपेशियों में कमजोरी आ जाना, साथ में स्किन में रैशेस आना। तो सबसे कॉमनली हम यही देखते हैं हमारे आउट पेशेंट विभाग में, बट कई सारे और बीमारियां भी है इसमें। जैसा कि आपने बताया कि हमारे जो ये रोग प्रतिरोधक फौज है वो पूरे शरीर में है, तो कहीं भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसका लक्षण क्या है अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज हो रही है? क्योंकि लक्षण भी कभी कभी बड़े वेग होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, तो क्या लक्षण है? ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारे मरीजों का। हमारे मरीज प्राइमरीली इम्यूनोलॉजी में रेफर होके आ नहीं पाते हैं, वो बहुत जगह भटकते रहते हैं, बिकॉज लक्षण कई सारे हैं। सबसे कॉमन जो लक्षण मैं सबको ध्यान देने बोलूंगा कि अगर आपको छोटे छोटे जोड़ों में, हाथ के पंजों में, पैर के पंजों में, घुटने में, एड़ी में अगर दर्द, और दर्द के साथ जकड़न, सवेरे सो के जब उठते हैं तब बहुत ही ऐसे फैटीग लगना, एकदम लगना कि ऐसे जोड़ अकड़ गए हैं, आप हाथ में मुट्ठी नहीं बना पा रहे, ये सबसे कॉमन लक्षण है। उसके साथ साथ में बुखार रहना, चेहरे पे रैशेज आना, खास करके धूप में जाने पे अगर आपके चेहरे पे लाल लाल दाने निकल के आ रहे हैं जो जलते हैं धूप में जाके, अत्याधिक बालों का झड़ना, मुंह के अंदर बार बार छाले पड़ना, कमजोरी आ जाना, सवेरे सो के उठ के आपको लग रहा है कि मैं बिस्तर से खुद खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, ये सारे लक्षण हैं जो ऑटोइम्यून बीमारियों के होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सारे एक साथ ही आएंगे, बहुत लोगों को एक एक करके लक्षण आते हैं, धीरे धीरे साल 2 साल हो जाते हैं। तो अगर इन लक्षणों में से कुछ भी आपको ऐसे महसूस हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप कोई फिजिशियन के पास जाइए और उनसे राय लीजिए कि ये ऑटोइम्यून बीमारी हो सकता है कि नहीं। एंड अगर उनको देख के लगे तो जरूर उनसे आप कोई विशेषज्ञ के पास दिखाना जरूरी है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे शोध लगातार होते रहते हैं मॉडर्न साइंस में, तो ऑटोइम्यून डिजीजेस होती क्यों है? क्यों अपना ही प्रतिरोधक क्षमता अपने ही शरीर को खराब करने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्या कारण पता चला है? हाँ, तो इसके कई सारे रिसर्च शोध जो हो रहा है वो अलग अलग दिशाओं में हो रहा है। जो जाना गया है अभी तक, इसकी जेनेटिक एक कंपोनेंट है उसका, कि आपके जेनेटिकली आपको रिस्क रहता है। दूसरा कंपोनेंट जो देखा गया है कि बचपन में एकदम जब छोटे होते हैं तब आपको कुछ कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जो मामूली बुखार, सर्दी, जुकाम की तरफ आता है ना। तो उसमें एक EBV बोल के एक वायरस होता है, एप्स्टीन बार वायरस, जो बच्चों में बहुत ही कॉमन है। उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है, ना उसके लिए कोई वैक्सीन है। आपको अगर जेनेटिक रिस्क है और उसके बाद उसका आपको इन्फेक्शन हुआ तो आपका रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है जो दुनिया भर में बहुत
एक्सेप्टेड है ना, तंबाकू के प्रोडक्ट्स, उससे रिस्क पड़ता है। एंड धीरे धीरे अभी देखा जा रहा है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका कॉज हो गया है, बिकॉज तंबाकू के प्रोडक्ट्स में जो स्मोक में पार्टिकल्स रहते हैं वो सेम प्रोडक्ट्स आपके नॉर्मल एनवायरमेंटल पोल्यूशन में भी मिलता है, तो वो भी एक बड़ा कॉज होते जा रहा है। तो ये कुछ है जो डेफिनेट रोल जिनका पता है हमें, और भी रिसर्च के साथ साथ हमें पता चल रहा है। डॉक्टर साहब, किन किन अंगों को विशेष तौर पर प्रभावित करता है? तो हम इसको हमारे कन्वीनियंस के लिए 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक माइनर ऑर्गन हम बोलते हैं जिनको बस मान लीजिए जोड़ों में दिक्कत है या तो चमड़ी में दिक्कत है थोड़ा, ये लॉन्ग टर्म में जाके आपके जिंदगी पे रिस्क नहीं लाता उतना, दिक्कत करता है, उसको हम दवाई से कंट्रोल भी कर सकते हैं। और कुछ कुछ मेजर ऑर्गन हम मानते हैं। मेजर ऑर्गन मतलब अगर किसी को इसके भी वजह से दिमाग पे असर पड़ा, या तो अगर किडनी पे असर पड़ा, या तो फेफड़े पे असर पड़ा, है ना, इनको हम लोग मेजर ऑर्गन मानते हैं। इलाज हर एक का अलग अलग होता है, जिनको ज़्यादा असर है अंगों पे उनको ज़्यादा तीव्र इलाज किया जाता है। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जितना जल्दी बीमारी पकड़ा जाए और जितना जल्दी उसका इलाज हो, उतना उसका रिकवरी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप लोगों की विशेषज्ञता के जो चिकित्सक हैं वो सामान्य नगरों शहरों में तो मिलते नहीं हैं, और ऐसे ही कुछ बहुत प्रतिष्ठित संस्थाओं में ही मिलते हैं। तो एक रोगी के लिए क्या ठीक है? सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, जितना जल्दी आप उसका इलाज चालू कर सके उतना अच्छा है। ये नेसेसरी नहीं है कि आपको हमेशा कोई एकदम विशेषज्ञ के पास ही जाके इलाज करने की ज़रूरत है। अगर आप पहला आपका जो विजिट है जिस पे आपका डायग्नोसिस बनता है, तकलीफ पता चलता है और इलाज चालू होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग तो अभी इनकरेज करते हैं हमारे मरीजों को कि आप अपने लोकल जगह पे आप फॉलोअप कीजिए, कुछ दिक्कत हो तो हमारे पास आइए। ये रोगी के तरफ से एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपना डायग्नोसिस सही बने, बिकॉज सैकड़ों बीमारी हैं जो ऑटोइम्यून है। कौन सा आपको है वो सटीक पता चले तो ही हम उसका लॉन्ग टर्म, बिकॉज ऑटोइम्यून बीमारियां जाती नहीं है। अच्छा। आपका खुद का परमानेंट क्योर नहीं है। आपका खुद का बॉडी का इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक शक्ति को हम अगर निकाल दे पूरा तो और दूसरी बीमारियों से आपको नुकसान होगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले पता चले कि किस प्रकार का आपको बीमारी है, उसके हिसाब से हम आपका इलाज चालू करें। कुछ बीमारियों में जैसे संधिवात में उतना परेशान होने वाली बात नहीं है, इलाज हो जाए तो आप ठीक रहेंगे। कुछ कुछ बीमारियां जैसे लूपस, वास्कुलाइटिस, उसमें थोड़ा ज़्यादा हमें मात्रा में दवाई करना पड़ता है एंड फॉलोअप भी थोड़ा सख्त रखना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आपके संस्थान में SGPGI में क्या क्या सुविधाएं हैं? तो हमारा विभाग एक्चुअली देश का पहले ऐसा इंटीग्रेटेड विभाग था जिसमें एक तो इस विशेषज्ञता का टीचिंग प्रोग्राम चालू हुआ था, DM प्रोग्राम। उसके साथ साथ बहुत ही अच्छा उस टाइम पे विजन था कि दोनों साइड हम लोग एक साथ हैंडल करें। मतलब आपका जो डायग्नोसिस का पार्ट है कि क्या हुआ है वो पता करने के जो लेबोरेटरी में जांचें होते हैं, वो सारे हमारे विभाग में इंटीग्रेटेड तरीके से हम ही करते हैं। हम लोग मरीज भी देखते हैं और उन मरीज का टेस्ट, जांचें जो होते हैं वो हमारे लैब में हम लोग खुद करते हैं। इससे हमें एक ओवरऑल व्यू रहता है मरीज के साथ चल क्या रहा है। बाकी हमारा लैब में एक रिसर्च का अलग से विभाग है और एक क्लिनिकल का अलग से विभाग है। रिसर्च विभाग में जो बहुत ही रेयर बीमारियां होती है, बिकॉज विभाग पूरे देश में इतने कम है, तो रिसर्च के विभाग में हम लोग सारे जो बीमारियां हैं, हर एक के अलग अलग इंटरेस्ट है, हम लोग उसके ऊपर शोध करते हैं ताकि बीमारी के बारे में नॉलेज आगे बढ़े और बीमारी का इलाज हम लोग आगे बढ़ा पाए। और क्लिनिकल वाले पार्ट में हम लोग मरीज के डे टू डे इलाज के लिए जो ज़रूरी है वो सारे जांचें करते हैं। एंड हमारा OPD चलता है। हमारा OPD सोमवार से शुक्रवार हर दिन रहता है। हर दिन हम लोग अलग अलग बीमारी के स्पेशलिटी क्लिनिक्स भी रन करते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि सुनने में आ रहा है और देखा भी जा रहा है कि भारत मधुमेह, हाइपरटेंशन इसका एक केंद्र हो गया है, युवाओं में बहुत अंदर तक घर कर चुका है। तो क्या जो ऑटो इम्यून डिजीज हैं उनसे मधुमेह या मधुमेह जैसी बीमारियों से ऑटो इम्यून डिजीज का खतरा बढ़ जाता है? हाँ, तो जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, दोनों में ऑटो इम्यून बीमारियों का रोल है। अच्छा। एक जो डायबिटीज़ जो होता है वो टाइप 1 और टाइप 2 दो प्रकार के होते हैं। जो टाइप 1 डिजीज़ डायबिटीज़ है वो तो ऑटोइम्यून बीमारी ही है, अभी वो एकदम अच्छे से प्रूवन है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है वो ज़्यादा लाइफस्टाइल रिलेटेड है। इवन ब्लड प्रेशर बढ़ने का जो बीमारी है हाइपरटेंशन, उसमें भले ही ऑटोइम्यून बीमारियों का रोल हो, लेकिन वो भी एक तरीके से लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2 चीज़ें हैं कि आपके डाइट में शुगर जो डायबिटीज़ में रिलेटेड होता है और नमक, सॉल्ट जो होता है, ये देखिए इनके बिना हम रह नहीं सकते, बिकॉज ऑब्वियसली खाने के टेस्ट के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इंडियन डाइट में पूरे दुनिया के हिसाब से दोनों ज़्यादा मात्रा में है।
शुगर भी और नमक भी। तो उस चीज़ को थोड़ा मॉडरेट करने की ज़रूरत है पूरे सोसाइटी में। अगर हम इन चीज़ों को कम करना चालू करें धीरे धीरे तो उसका एक लैग इफेक्ट है। अभी हम करना चालू करेंगे तो 20 साल बाद उसका इफेक्ट दिखाई देगा डेफिनेटली। जी डॉक्टर साहब, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं या जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो क्या इस तरह की बीमारियों को रोक सकती है, जैसे एक्सरसाइज हुआ, खान पान हुआ, योग हुआ? बिल्कुल मैं बहुत सहमत हूँ इस बात से। लाइफस्टाइल आपका बहुत मायने रखता है आपके ओवरऑल हेल्थ में। तो हमारे पास जब मरीज आते हैं हम उनको बोलते हैं देखिए बीमारी का इलाज करने का गोल अलग अलग होता है। मेरा गोल एज अ डॉक्टर ये है कि आपको ठीक करूँ, स्वस्थ करूँ। आपका गोल ये होना चाहिए कि आपका जो पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको हम बोलते हैं, आप उस क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बने रहे। मरीज़ के लिए उसके लिए 2 कंपोनेंट है। एक तो दवाइयाँ तो ठीक है, वो हम उनको बोलते हैं कि वो आप हमें देखने दीजिए। आपके तरफ से जो कर सकते हैं वो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखना, और उसमें बहुत सिंपल चीज़ें आते हैं। फिजिकल एक्टिविटी अपना बनाए रखना। फिजिकल एक्टिविटी मतलब आप दिन में अगर आधे घंटे से 45 मिनट कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर पाए, योगा कर पाए तो बहुत अच्छा है। हम बोलते हैं कि अगर आप उतना नहीं कर पा रहे तो कुछ नहीं, आप बाहर आधा घंटा टहल के आइए। अगर बाहर भी नहीं जा पा रहे, बहुत हमारे पास पेशेंट्स, हमारे औरतें होती हैं जो बोलती है घर का काम रहता है, हम बाहर नहीं जा पाते, तो हम उनको बोलते हैं आप जाके अपने घर पे ही सीढ़ी 5 बार उतार चढ़ाव कीजिए। वो भी आपके लिए एक्सरसाइज है, आपके सेहत के लिए अच्छा है। प्राणायाम जिसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बोलते हैं, इसका डेफिनेट रोल है शरीर में इन्फ्लेमेशन कम करने का। वेगस करके एक नर्व होता है, नस होता है, सो वेगस नर्व इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ये साइंटिफिकली शोध में प्रूवन है कि डीप ब्रीदिंग के जो एक्सरसाइजेस होते हैं उससे वेगस नर्व स्टिमुलेट करता है, ओवरऑल बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करता है। उसके अलावा सूर्य नमस्कार वो आपके रीढ़ के हड्डी के लिए, बैक के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सो ओवरऑल अब हेल्दी लाइफस्टाइल जो बचपन से हमें अपने बड़े बोल के आते हैं कि बाहर जाओ, खेलो, बिल्कुल एक्टिव रहो, खाने में हेल्दी खाना लो, 2 फल, 1 सब्जी, सलाद, प्रोटीन, तो उतना अगर आप मेंटेन कर पाए तो बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर साहब, क्या दवाओं का ऐसा साइड इफेक्ट भी होता है कि ऑटोइम्यून डिजीजेस हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे रोग हो गए हैं, लोग 10-10, 20-20 गोलियां खा रहे हैं और हमेशा डॉक्टर भी बताते हैं कि इसके साइड इफेक्ट होंगे। तो देखिए ऑटोइम्यून बीमारियों में दवाई तो ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कभी पूरे तरह से बंद होता नहीं है, कुछ मात्रा में लेते रहना पड़ता है। थैंकफुली हमारे पास अभी जितने भी दवाइयाँ हैं उनका सबका सेफ्टी रिकॉर्ड पिछले 35 साल में एस्टैब्लिश्ड है। अच्छा, तो हमें पता है कि एग्जैक्टली क्या साइड इफेक्ट होने का संभावना है और कितने मात्रा में देने से वो साइड इफेक्ट्स नहीं आते। हम मरीजों को बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा आप इसके ऊपर फोकस नहीं हो जाइए, बिकॉज ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये रूम में 2 दरवाजे हैं, इस दरवाजे के पीछे नहीं जाना है, उस दरवाजे से जाइए, तो आपका दिमाग हमेशा जो बंद है उसी पे बना रहेगा। अगर हम शुरू में ही मरीज को बोल दें कि ये साइड इफेक्ट है, तो मरीज का दिमाग हमेशा वो साइड इफेक्ट के ऊपर ही बना रहेगा। तो हम उनको बोलते हैं कि आप स्ट्रेस रहेगा। तो जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में स्ट्रेस लेना नहीं है। आपको सोचना है कि मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको एक दवाई खा के आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा बना है तो खा सकते हैं। एक ये एडवांटेज है कि मॉडर्न मेडिसिन के जो भी दवाइयाँ हैं वो बहुत रिगरस टेस्टिंग से होके आते हैं। आपके पास पहुंचने से पहले 20 से 25 साल का हर दवाई के ऊपर कुछ ना कुछ रिसर्च हुआ है, बेसिक लैब से लेके क्लिनिकल रिसर्च तक। तो कोई भी अगर साइड इफेक्ट है भी, आपका डॉक्टर उस चीज़ पे ध्यान देगा। आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस ना होइए, आप अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस कीजिए। डॉक्टर साहब, अगर हमने अभी स्ट्रेस की बात की तो स्ट्रेस है, बहुत सारा तनाव है, डिप्रेशन है, भागदौड़ की ज़िंदगी है, भौतिकता है, इसका क्या प्रभाव इन तरह की बीमारियों, ऑटोइम्यून या प्रतिरक्षी बीमारियां हैं, इन पर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट कारण है बीमारी बढ़ने का, एक्सर्बेट होने का। तो हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं जो कोई बहुत ही इमोशनल टाइम से गुजरे हैं, कि परिवार में किसी का ट्रॉमा हुआ, कोई ऐसा कुछ हुआ, मतलब 2 वजह से बीमारी बढ़ के आता है। एक तो उस टाइम पे मरीज थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपने दवाई में नागा कर देते हैं, एंड दूसरा जो इमोशनल स्ट्रेस जो है वो शोध में देखा गया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है बीमारियां फ्लेयर अप होने के लिए। तो इस चीज़ में डेफिनेटली योगा का बहुत बड़ा एक रोल है। अगर आप कोई भी सिंपल एक्सरसाइज योगा करके अपना स्ट्रेस लेवल को मैनेज कर सकते हैं, कम रख सकते हैं, तो बीमारी का उतार चढ़ाव कम होता है डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, हमारी इस परिचर्चा में कुछ अगर छूट गई हो, कुछ आप ऐड ऑन करना चाहें तो? तो मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि अवेयरनेस हमारे सोसाइटी में इन बीमारियों के बारे में बढ़ रहा है। आप अपने हेल्थ के बारे में अवेयर होइए और इलाज करने से डरना नहीं है। हमारे पास जो मरीज आते हैं, बहुत बार हम लोग देखते हैं 1-1.5 साल का देर इसलिए होता है बिकॉज उनके अंदर डर बना हुआ है कि अभी इलाज चालू होगा, कभी खत्म नहीं होगा। इस डर से आप प्लीज़ अपना इलाज में देरी मत कीजिए, बिकॉज इलाज में देरी होने से वो जो डैमेज होता है वो हम लोग रिकवर नहीं कर पाते हैं। इलाज से डरिए मत, आपका नॉर्मल ज़िंदगी अच्छे से जीना है, वो गोल के साथ
जल्दी डॉक्टर को दिखाइए। जितना जल्दी आप हमारे पास आएंगे उतना आपका हेल्प हम कर पाएंगे। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर रुद्रार्पण चैटर्जी साहब को, जो SGPGI लखनऊ के क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रिमेटोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं। और आपने कहा कि जो होलिस्टिक हेल्थ की बात होती है, वो चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, सबको लेकर चलना है। और अगर कोई लक्षण हो तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, फिजिशियन के पास जाएं। वो अगर हायर सेंटर्स को रेफर करें तो वहाँ सलाह लें और दवाएं खाएं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आकाशवाणी के स्टूडियो है।